नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी जी और शाह साहब का समय वाकई खराब चल रहा है? और समय से मेरा मतलब मोदी जी की राजनीति से, चुनावी राजनीति से। क्या हिमाचल की हार के बाद, कर्नाटक की हार के बाद, कई बाई इलेक्शंस बुरी तरह हारने के बाद क्या मोदी और शाह को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है? और ऐसा 2014-2019 के बाद 9 साल में, मोदी जी के 9 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। वोट शेयर बढ़ने के बजाय नीचे आ रहा है। अब एक तरफ मोदी जी का जो जादू है, मोदी मैजिक, वो फीका पड़ रहा है, तो जादू कम हो रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का, यानी मोदी जी का जो वोट शेयर है, वो भी कम हो रहा है। और बड़ी खबर ये है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि अगर ये वोट शेयर बीजेपी का 3%, सिर्फ 3% ड्रॉप होता है 2019 के बेंचमार्क से, 37% से, तो मोदी जी को 60 सीट्स, 6 और 0, 60 सीटों का नुकसान होगा। यानी अगर आप कहें कि 303 पे मोदी जी थे पिछली बार, तो घटकर 243 पर आ सकते हैं, 243 पर आ सकते हैं। और अगर ये वोट शेयर 5% घटा, 5%, 5%, तो एनडीए और इंडिया बराबरी पर आ सकते हैं। और अगर आधा % और घट गया, 5.5, 6% हो गया, तो मोदी और शाह का फिर खेल खत्म है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट अभय दुबे, ये स्टडी उनकी है, और जिसको तस्दीक कर रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन सीताराम येचुरी। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 3% का स्विंग अगर इनके खिलाफ हो जाए तो 60 सीटें कम हो जाएंगी, और 5% का स्विंग अगर हो जाए इनके खिलाफ तो विपक्ष और भाजपा बराबर बराबर आ जाएंगे, इंडिया और एनडीए बराबर बराबर आ जाएंगे। अब अभय दुबे की जो स्टडी है इलेक्शन की, इलेक्टोरेट की, वोट शेयर की, जहां वो कह रहे हैं कि अगर 37% से 3% अगर घटे तो 60 सीटों का नुकसान, 5% बराबर, ये उनकी स्टडी है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? क्या जमीन पर भी ऐसा ही हो रहा है? क्या जमीन पर भी वोट गिर रहे हैं बीजेपी के? सुनिए सीताराम येचुरी को, वो शख्स, वो नेता सीपीएम के जिन्होंने शरद पवार, नीतीश कुमार और राहुल गांधी के साथ मिलकर इंडिया को खड़ा किया है। इंडिया का फीडबैक क्या है? व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? क्या वाकई 5-6% वोट हिल रहा है मोदी जी का? अगर 4-5% का वोट में स्विंग हुआ आप लोगों के तरफ, इंडिया के तरफ, तो क्या वाकई बाजी मोदी के हाथ से निकल सकती है? व्हाट इज योर फीडबैक? डेफिनेटली अगर जो अभय जी जो कह रहे हैं 5% का स्विंग हुआ तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी तरीके से नाजुकी के साथ बराबरी की परिस्थिति आ जाएगी दोनों के बीच, और वो 5 से 6% हो गया तो फिर खत्म, मतलब नतीजे बिल्कुल साफ है, और उतना स्विंग तो नजर आ रहा है अभी। अब प्रोफेसर दुबे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि अगर 5% वोट शेयर कम हो, और येचुरी साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, 5 से 6% वोट शेयर कम हो रहा है, तो कुल मिलाकर जो पिक्चर है, जो बिग क्वेश्चन है, द बिग पिक्चर, कि अगर मोदी जी और शाह साहब की सरकार का यही हाल रहा, यही आलम रहा, और अगर वोट शेयर कम होता चला गया और उधर विपक्ष एक होके लड़ी, अपोजिशन यूनाइट होके लड़ी, इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ, तो फिर क्या मोदी जी बाजी हार रहे हैं? क्या 24 मोदी जी के हाथ से निकल रहा है? अब तो उसने कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और शायद यही फॉर्मूला, मुझे ऐसा लगता है यही फॉर्मूला आज की तारीख में मोदी जी का है, शाह साहब का है, कि ना विपक्ष रहेगा, ना विपक्षी एकता रहेगी। और जब विपक्षी एकता नहीं रहेगी तो ये जो 63% वोट शेयर की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। और फिर चाहे मोदी जी 3% कम हो, 4% कम हो,
चुनाव जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड अपोजिशन यूनाइटेड सामने ना खड़ी हो। शायद इसीलिए अपोजिशन को तोड़ने के लिए ही मोदी जी ने 9 साल में पहली बार, या मोदी सरकार ने 9 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आगे माथा टेक दिया सरेंडर करके। और सरेंडर करके उन्होंने मोहलत मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि साहब ये जो ईडी के चीफ हैं संजय मिश्रा, इनको 45 दिन और दे दीजिए, 45 डेज, एक बार एक्सटेंशन और दीजिए, भले ही एक्सटेंशन इलीगल था, एक बार एक्सटेंशन और दे दीजिए। और जब गिड़गड़ाए, सरकार जब गिड़गड़ाती है तो कहीं ना कहीं असर होता है। और 45 दिन ईडी के चीफ को फिर से मिल गए, और इन्हीं 45 दिन में अब ये संजय मिश्रा तय करेंगे, ना रहेगा बांस, ना रहेगा विपक्ष, ना ही होगी विपक्षी एकता। अब विपक्ष को तोड़ने के लिए आप कह सकते हैं कि बेल्ट बांध ली है संजय मिश्रा ने, और उनके 5 टारगेट हैं जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। ये जो 5 टारगेट्स हैं आपको पता है, भूपेश बघेल हैं टारगेट पर, जहां पर रायपुर में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तैनाती है ईडी के अधिकारियों की। रायपुर में मुख्यमंत्री कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल टारगेट पर है, टारगेट नंबर 1, क्योंकि सबसे स्ट्रांग है इस वक्त जहाँ तक चुनावी सर्वेस की बात है, आगे हैं काफ़ी बीजेपी से। उधर अशोक गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, जिनकी लाल डायरी जो है वो कहीं ना कहीं ईडी उसको हथियाना चाह रही है, और लाल डायरी पर ही पन्ने खुलेंगे अशोक गहलोत के। तो टारगेट नंबर 2 संजय मिश्रा का अशोक गहलोत। और उसके बाद ऑपरेशन बिहार, महाराष्ट्र की तर्ज पर। मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं आपको, हालांकि मैं सब कुछ बता चुका हूं। बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर आने वाले 45 दिनों में ऑपरेशन होना है। मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार निशाने पर नहीं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो निशाने पर है, और छापेमारी हो चुकी है नीतीश से जुड़े कुछ लोगों के, रिश्तेदारों के यहाँ, फाइनेंसर्स के यहाँ। निशाने पर नीतीश की टीम है, निशाने पर तेजस्वी हैं, और निशाने पर ममता बनर्जी भी है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। 5 टारगेट, 45 दिन, संजय मिश्रा। और दोस्तों, बिग क्वेश्चन ऑफ द डे कि इन 45 दिनों में अगर संजय मिश्रा, ईडी चीफ, जिनको 45 दिन की मोहलत दी गई है, अगर इन 45 दिनों में संजय मिश्रा बांस नहीं तोड़ पाए, तो फिर क्या मोदी जी की बांसुरी बजने जा रही है 2024 में? यानी अगर विपक्ष को नहीं तोड़ पाए तो फिर विपक्षी एकता, अपोजिशन जो है, यूनिटी, वो मोदी के सामने खड़ी हो जाएगी। और फिर जैसा मैंने पहले कहा था कि वोट शेयर नीचे आ रहा है, प्योर पॉलिटिकल साइंस, वोट शेयर नीचे आ रहा है, 6% नीचे गिरा, तो फिर मोदी जी को कोई बचा नहीं सकता हार से। तो क्या विपक्ष ईडी से घबराकर बिखर जाएगा, या फिर ईडी के सामने डटकर मुकाबला करेगा? और आज होंगे 2 खास मेहमान। जी हाँ, सीताराम येचुरी, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ, शरद पवार के साथ, ममता बनर्जी के साथ, राहुल गांधी के साथ मिलकर इस इंडिया को खड़ा किया है। वो इंडिया जो पटना से बेंगलोर और बेंगलोर से अब मुंबई जा रही है, यहाँ पर सदस्य बढ़ते चले जा रहे हैं, और कुछ नए नेता, नए चेहरे इंडिया में शामिल हों। वो सीताराम येचुरी होंगे जिन्होंने फार्मूला दिया है बीजेपी वर्सेस यूनाइटेड अपोजिशन। बीजेपी का एक उम्मीदवार तो यूनाइटेड अपोजिशन का एक। वो सीताराम येचुरी जिन्होंने फार्मूला दिया कि हर स्टेट में बीजेपी को घेरना है, यानी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, प्रदेशवार, राज्यवार में, हर राज्य में घेरना होगा, और इसके लिए रीजनल पार्टीज़ को एक करना ज़रूरी है। वो सीताराम येचुरी होंगे, कई खुलासे करेंगे, और साथ में इस देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट अभय दुबे होंगे, जिनका वोट शेयर का फार्मूला सुनकर आप भी कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। बहरहाल, सीताराम येचुरी हैं, अभय दुबे हैं, और मुझे लगता है कि आज का जो हम डिकोड करने जा रहे हैं 2024 को, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, वोटर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वो बहस है जो देश के मुस्तकबिल को बदलने की कहीं ना कहीं कुव्वत रखती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, कई बातें हैं, कई सवाल हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन 2024, द रियल चीज़ें रहेगी। पहला सवाल येचुरी साहब आपसे, मेरी जो सोच रहा था सवाल आपसे करने का, मैं इंडिया के बारे में करता कि इंडिया अब आगे किस रास्ते से गुजरेगा
कुछ रणनीति पे बात होती, स्ट्रैटेजी पे बात होती, लेकिन मुझे सवाल एक दूसरा करना पड़ रहा है आपसे, और सवाल ये है कि को तोड़ने के लिए संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं, ऐसा कहा जाता है, जो सुनने में आ रहा है कि उनको 1.5 महीने का वक्त और दिया गया है, और बकायदा मोदी सरकार गिड़गिड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बहरहाल 1.5 महीने का वक्त, 45 दिन का वक्त उनको और दिया गया है, और उनकी जो कोशिश है वो ये है कि किसी सूरत से ये जो इंडिया है, ये जो अपोजिशन यूनाइट हुई है, जो एक छतरी के नीचे सब आ गए, इसको बिखेर देना है, उस सपने को तोड़ना है जो सपना आप देख रहे हैं काफी मुद्दतों से। तो ये जो 1.5 महीने का वक्त है, क्या इंडिया को तोड़ने की साजिश हो सकती है? आपको ऐसा लगता है, अंदेशा है येचुरी साहब? अगर ये 1.5 महीने मिला, ये भी मतलब कैसे मिला, इसके खिलाफ हमारी बहुत ही सख्ती आपत्ति है। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन अगर ना भी मिला तो ये कोशिशें जारी तो है ही है। उनका पूरा कोशिश यही है कि जन समर्थन की बात नहीं है, आपके अपोजिशन पार्टीज को तोड़ना, उनके नेताओं को खरीदना। यानी एक नया नियम जो बना रखा है भाजपा ने कि चुनाव हारो आप, कोई भी जीते चुनाव, लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी। ये जो पॉलिसी जो उनकी जो चल रही है, वो तो हर समय निरंतर चलता रहेगा। अब चलिए, ये ईडी का उनको मतलब ये डायरेक्टर मिल गए 1.5 महीने और के लिए, तो शायद सुविधा ज्यादा होगी, लेकिन कोशिशें जारी है, उसको डटकर मुकाबला करें अभी तक हम लोग, और करेंगे भी आगे को, ये हमारी विश्वास। इससे पहले कि मैं अभय दुबे जी के पास एक चीज और, जब आप लोग बातचीत करते हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, जब आप सब लोग साथ बैठते हैं, क्योंकि हर आदमी विक्टिम है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, बहुत सी चीजें तो हमें पता लग जाती हैं, बहुत सी चीजें पता नहीं लगती। क्या ईडी एक इशू है जब आप लोग बातचीत करते हैं राहुल गांधी के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, सबके साथ? क्या ईडी इज एन इशू, इट्स अ प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रहा है? बिल्कुल, इसके अंदर आप देखेंगे हमारे प्रस्ताव में भी सबसे एक अहम बात जो हर समय हम जिसके ऊपर जोर लगाते हैं, वो ये है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, और ये दुरुपयोग जो है ये बढ़ता जा रहा है, और ये भी सबके अंदर ये मतलब एक किस्म की राय है कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये और तीव्र होगा, और इसे हम सब इसके लिए प्रिपेयर्ड है, हम फेस करेंगे। दुबे जी, ये जिस तरह से संजय मिश्रा जो मोदी जी के बहुत चहेते ऑफिसर हैं, 2 बार उनको एक्सटेंशन दिया, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल है, इनको तुरंत कुर्सी से उतरना चाहिए, और उसके बाद भारत सरकार फिर एक बार गई सुप्रीम कोर्ट, कहा कि नहीं साहब, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हमें पाकिस्तान से निपटना है, दाऊद इब्राहिम से निपटना है, इस तरह के बहानेबाजी करी और 45 दिन और मांग लिए। और अब ये चीज सामने आ रही है कि सारा फोकस जो है वो किसी तरह से इस इंडिया को तोड़ो। आपको लगता है कि मोदी का ये दांव उल्टा पड़ेगा? मोदी शाह जिस तरह की एक साजिशें रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बूमरैंग हो सकता है? क्योंकि इट्स टू लेट, अब आप जाके अपोजिशन को तोड़ना चाह रहे हैं जब चंद महीने बचे। क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा? ये मेरा सवाल है। देखिए, हो सकता है कि कोई छुटभैया नेता ईडी के दबाव में आ जाए और वो इंडिया में शामिल होने के खिलाफ सोचने लगे। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेता जो अभी ना इंडिया में है और ना एनडीए में है, जो बीच में ऐसे बहुत से नेता हैं और बहुत सी पार्टियां हैं, वो जो इंडिया में आना चाहे, ईडी के दबाव के कारण अपने आप को रोके इसमें आने के लिए, क्योंकि सत्ता में बहुत दिन तक विपक्षी नेता भी रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा सकते हैं और उनके खिलाफ सरकारें कार्रवाई कर सकती हैं, और अपने उनके ऊपर, भाजपा के लोगों के ऊपर जो इल्जाम है, उन सबकी ऊपर कभी कार्रवाई होती नहीं है, हम जानते हैं। तो इस तरह की एक समस्या है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इससे जो गैर भाजपा शक्तियों की जो एक अभूतपूर्व अनूठी एकता हुई है, इसके ऊपर कोई बुनियादी असर पड़ेगा। कोई छुटपुट इधर उधर बात हो सकती है, कुछ 19-20 भी नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी कम हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डाई हैज ऑलरेडी बीन कास्ट, जो होना था वो हो चुका है। अब अगला चुनाव 2 गठजोड़ों के बीच की प्रतियोगिता होगी। देखिए, अभी तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीआरएस ने
जब बंगलौर की मीटिंग हुई तो उसमें खड़गे साहब को उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद दिया, बधाई दी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, और साथ में ये भी कहा कि हम बंगलौर में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्षी एकता के खिलाफ है। मेरा तो मानना यह है कि चुनाव जब हो जाएंगे, नतीजा कोई भी हो, बीआरएस भी इंडिया के मंच पे आएगी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो मोर्चा बना है, जो सारी विपक्ष की ताकतें एक हुई हैं, क्या 2024 में बाजी पलट सकती है? क्या खेल हो सकता है? और इसी को लेकर मोदी जी परेशान है, क्या बाजी पलट सकती है? समथिंग बिग कैन हैपन इन 24 जो 19 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और इसीलिए सडनली अचानक 9 साल के बाद उनको एनडीए का फिर याद आया। 9 साल तक वो कह रहे थे कि हमारी ही बहुमत है, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में हावी हैं। जब ये इंडिया का और ये बेंगलुरु की मीटिंग को जब देखा, तब जो है वो एनडीए को फिर याद किया। ये अपने आप में उनका एक वीकनेस है जो स्पष्ट रूप से सामने आता है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि ये केमिस्ट्री, अर्थमेटिक और पॉलिटिक्स, ये तीनों मिलते कब? जब दबाव होता है नीचे से, लोगों से। ये इसलिए नहीं मिलते कि नेता लोग सब इकट्ठा हुए अपोजिशन के, नेता लोगों को इकट्ठा करने की दबाव जो नीचे से जो पैदा होती, मतलब पब्लिक प्रेशर, पब्लिक प्रेशर। और ये पब्लिक प्रेशर है सबसे बड़ी ताकत। याद करिएगा, इमरजेंसी को हरा किस तरीके से हमारी पीढ़ी ने, ये नहीं कि नेता लोग आके बैठकर ये तय किए हैं कि ये चलेगी। जयप्रकाश आंदोलन, क्या आंदोलन, जेपी आंदोलन का कहां से हुआ शुरुआत? जड़ लोगों से, वहीं से तो नीचे से आई दबाव। जब भी आप देखेंगे देश के अंदर कोई मुख्य रूप से परिवर्तन हुआ है, उसका पीछे सबसे बड़ी ताकत है लोगों की लामबंदी और वो उनका प्रेशर नेताओं के ऊपर। जी, लेकिन एक येचुरी साहब एक सवाल कर रहा हूं, बड़ा पर्सनल है और मुझे लगता है बहुत हिम्मती आदमी है, तो आप जवाब जरूर देंगे उसका। एक चीज आपने कही कि सब लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन साहब वो जो जब सीट की बात आएगी कि साहब पंजाब में क्या किया जाए, दिल्ली में क्या किया जाए, केजरीवाल साहब हैं, कांग्रेस है, फिर बंगाल में आपके साथ ममता दी पता नहीं आती नहीं आती हैं, और भी कई स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट, मायावती जी आएंगी नहीं आएंगी, उन्होंने तो बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए। आपको लगता है कि दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे? सबसे सीनियर आदमी तो आप ही हैं और सबसे न्यूट्रल है, आप ही एकमात्र आदमी हैं जो सबसे बात करते हैं। मैं मुझे पता है, क्या ये जो कंधे पे जिम्मेदारी है कि भैया सीट सही तरह से बांटो, ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए? कोई फार्मूला है आपके दिमाग में इसको सॉर्ट आउट करने का? देखिए, फॉर्मूला होगा हर स्टेट के लिए अलग अलग तरीके से। इसके लिए कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है पूरे मुल्क के लिए। फॉर्मूला ये होगा कि हर स्टेट में परिस्थितियां अलग है, इसको रिकॉग्नाइज करना है। इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ही 2004 में आपका यूपीए बना। जब उस समय 61 वामपंथी एमपी जीत के आए थे लोकसभा, इस 61 में से 57 ऐसे एमपी थे जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा के आए जमीन पर। लेकिन दिल्ली आने के बाद देश के हित में हमने कहा कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार के समर्थन करेंगे। बिना हमारे समर्थन के वो सरकार नहीं बन सकती थी। ये वास्तविकता में समझिएगा कि स्टेटों में जो भी अलग अलग होगा, ऑल इंडिया सेंटर पे राष्ट्र के लिए आज जो है, जो उसके हित के लिए, वो सब हम जुड़ेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब बंगाल में अलग होगा, केरल में अलग होगा, कई और प्रांतों में अलग अलग होगी। कुछ जगह पर गठबंधन बन चुके हैं ऑलरेडी, जैसे तमिलनाडु है आपका, बिहार है आपका, महाराष्ट्र है, और कुछ जगह पर चर्चाएं चल रही है कुछ स्टेटों में। कुछ जगह शायद बनेगी नहीं, और जहां पर नहीं बनेगी वहां पर भी फायदा जो है वो बने हमको होगा, इंडिया को, ना कि भाजपा को। येचुरी साहब, मैं आ रहा हूं, आपने कहा इरादा स्पष्ट है और आप सीनियर मोस्ट इंडिया के लीडर हैं। मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछूंगा। मैं दुबे साहब के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, इन्होंने कहा कि भाई सब लोग इकट्ठा भी हो गए हैं और सीट एडजस्टमेंट पे भी येचुरी साहब कह रहे कि हो जाएगा, कहीं कहीं कुछ थोड़ा बोड़ा हो सकता है, टकराव हो, बट ऑलमोस्ट इनका ये कहना है कि थिंग्स विल गो स्मूथ, नाव जो है किनारे लगी जाएगी। मैं एक चीज प्रोफेसर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो
अपोजिशन यूनिटी का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर की अगर हम बात करें। आपको लगता है कि अगर सीट एडजस्टमेंट सही तरह हो गया, एक माहौल बन गया, तो पिछली बार बीजेपी को 37% वोट मिले थे, अपोजिशन देखें तो 63% है। अगर ये अपोजिशन यूनाइट होता है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं में अगर अपोजिशन यूनाइट होता है, आपको लगता है कि अगर नंबर गेम की बात है तो ये इंडिया भारी पड़ने जा रहा है मोदी और शाह पे? क्या अगर अपोजिशन एक हुआ तो मोदी को हराना मुमकिन है? मेरा सवाल। देखिए, जैसे कि अभी कॉमरेड येचुरी ने कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जितना जनता का दबाव होता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी का जितना प्रतिशत होता है, विपक्षी एकता उतनी ही तत्परता से और फटाफट होती है और टिकाऊ होती है। ये दोनों का आपस में जुड़ाव है, उनकी बात ही बिल्कुल सही है। सवाल इस बात का है कि इस जो विपक्षी एकता होगी, इस विपक्षी एकता पे, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर पे आप कौन सा नैरेटिव लेके जाते हैं, आप माहौल बंदी कैसी करते हैं? इसी चीज को मैं जीत का रसायन या केमिस्ट्री कहता हूं। तो माहौल बंदी आप कैसे करते हैं, आप अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम कैसा बनाते हैं? मैं ये मानता हूं कि मतदाता 3 किस्म के हैं मोटे तौर पर। एक मतदाता वो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठापूर्वक जुड़ा हुआ है। अभी तक ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है कि उस मतदाता में से आप कुछ छीन रहे हैं भाजपा से। एक मतदाता ऐसा है जो भाजपा के खिलाफ है निष्ठापूर्वक, जो हमेशा भाजपा के खिलाफ वोट देता है। और इन दोनों मतदाताओं की संख्या और मात्रा तकरीबन बराबर बराबर है। यानी आप भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में जाइए, वहां भी एक वोट भाजपा को मिलता है तो एक वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है। भाजपा के खिलाफ वोट बिखर जाता है, भाजपा को पूरा वोट मिल जाता है। अब जो विपक्षी एकता जब अपनी मैथमेटिक्स तलाशती है तो वो कोशिश उसकी ये होती है कि वो एक वोट जो बिखर जाता है उसको 75%, 80% किसी तरीके से बिखरने न दे। तो वो काम इंडिया कर रहा है। सवाल इस बात का है कि इन दोनों के बीच में जो एक फेंस सिटर मतदाता बैठा हुआ है, जो 15% से लेके 20% तक कुछ भी हो सकता है, फ्लोटिंग वोट, जो एन मौके पर तय करता है कि हम किसको वोट देंगे, वो ना विपक्ष के प्रति निष्ठावान है ना भाजपा के प्रति निष्ठावान है, वो आइडियोलॉजिकल भी नहीं है, वो बीच में बैठा हुआ है। ऐसे मतदाता की संख्या धीरे धीरे देश में बढ़ती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। वो जो राष्ट्रीय बहस चल रही है, मोदी बनाम जो इंडिया बनाम एनडीए की बहस चल रही है, इस बहस को वो ध्यान से देख रहा है और ध्यान से सुन रहा है। अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जो भाषण देने की प्रतियोगिता होगी, वो भी वो ध्यान से सुनेगा और अच्छी तरह देखेगा। वो क्या तय करेगा, उसके लिए जरूरी है कि इंडिया अपना जबरदस्त रसायन, जीत का रसायन लेके अपना बढ़िया साझा कार्यक्रम बनाए। सब्सिडी, भरोसा उसको चाहिए कि मोदी को हटा के जो लोग आएंगे वो क्या भरोसा हमें दे रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, और जहां तक जीत के गणित का सवाल है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई पड़ता। मैं मानता हूं कि मेरा अपना हिसाब किताब है कि 350 सीटों पर तो आपको कुछ दिक्कत है ही नहीं। विपक्ष, आप देखिए दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर भाजपा का कोई दांव कहीं है नहीं। अभी केरल का उदाहरण दिया कॉमरेड येचुरी ने, भाजपा वहां पर कभी भी चुनाव जीत पाने की संभावना भाजपा के पास रही नहीं है, भाजपा की ताकत ही नहीं है कर्नाटक को छोड़ दिया जाए। कर्नाटक में भी भाजपा इस बार काफी कमजोर परेशान है, क्योंकि कांग्रेस को वोक्लिगाओं के भी वोट मिले हैं, लिंगायतों के भी वोट मिले हैं, जो पहली बार वोक्लिगाओं के वोट इतने इतिहास में मिले हैं। तो कांग्रेस उसका कर्नाटक में अच्छी तरह भाजपा का मुकाबला करेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर आप 188 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा के साथ सीधे फाइट में है, जहां पिछली बार हार बहुत बुरी तरह हारी थी। तो वहां पे भी कोई ऐसी विपक्षी एकता की और ऐसा कोई संयुक्त उम्मीदवार देने की कोई विशेष कवायद करने की जरूरत नहीं है। तो तकरीबन 350 सीटें तो ऐसी हैं, 150 सीटें आप दक्षिण की देखिए और ये सीटों को देखिए, 300-350 सीटें ऐसी हैं जहां पे आपको कोई खास कवायद करने की जरूरत नहीं है। येचुरी साहब, कई सवाल मेरे जहन में है। एक बड़ा सवाल, ठीक है, एक केमिस्ट्री भी बन रही है, अरिथमेटिक भी बन रही है। कई ऐसे अभी भी बड़े नेता हैं विपक्ष के जो इंडिया की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। आपने जैसे कोशिश करी, आपने नीतीश कुमार ने केजरीवाल जी को समझाया, आप भी केजरीवाल से गले मिले, नीतीश कुमार जी ने भी चाय पी उनके साथ। फिर धीरे धीरे आप दोनों लोग मिलके कहीं ना कहीं, और ममता दीदी मिलके, आपने राहुल गांधी के सामने बैठा दिया केजरीवाल को।
और केजरीवाल रूठ के भाग गए थे पटना में, दोबारा आप लोग ले आए मना के, आपने एक संवाद अच्छा किया। सुरजीत जी की याद आ रही है। मैं कह रहा हूं कि क्या येचुरी साहब आप केसीआर को मना पाएंगे? विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाए तेलंगाना में, उसके बाद क्या आपको लगता है कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको आप इंडिया से जोड़ सकते हैं क्या? और इसी तरह की कोशिश क्या आप टीडीपी या वाईएसआर की में से, दोनों में से किसी को ला सकते हैं? क्या आप ऐसी कोशिशें कर रहे हैं? आपको कोई उम्मीद है? देखिए, जो अभय जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि आपके असेंबली के चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद की राजनीतिक परिस्थिति और ये पॉलिटिकल जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम बदलेगा, और स्वाभाविक है बदलना, और वो बदलेगा जिसके अंदर हमारी उम्मीद है, क्योंकि बीआरएसपी और उनके नेता आज के मुख्यमंत्री तेलंगाना के भाजपा के खिलाफ बहुत कुछ बोले थे और बोल रहे थे। तो ये असेंबली चुनाव के बाद मतलब ये मेरे हिसाब से बदलेगा, रुझान बदलेगा। क्या मायावती को भी आप कन्विंस करेंगे? मायावती से आपके अच्छे संबंध रहे हैं, बहन जी को कन्विंस करेंगे आप? बहन जी के साथ एक ही बेंच पे बैठे हुए थे, हुआ करते थे हम राज्यसभा में। मैं इस एक कोने पे, वो दूसरे कोने पे, बीच में राम गोपाल यादव जी और शरदेव यादव जी, अब स्वर्गीय हो गए, मतलब ये थे, ये हमारे चारों की टीम थी। तो बहन जी से हमारी आग्रह हर समय यही है, और वहां पे भी, हाउस के अंदर भी हमने यही कहा कि एक ही है आज डिवाइडिंग लाइन, लक्ष्मण रेखा, मोदी के साथ हो या मोदी के विरोध में। और हम चाहते हैं कि बहन जी हमारे साथ और मोदी जी के विरोध में, देश के हित में, इंडिया दैट इज भारत के हित में जो है वो आए। हमारी ये उनसे आग्रह है, हमारी अपील है, और हम समझते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगी जी। क्या नवीन पटनायक साहब से, भाई नवीन पटनायक साहब भी सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, बहुत पावरफुल छत्रप हैं आज की तारीख में। क्या नवीन पटनायक साहब से कोई ऐसी मैसेजिंग आपकी हुई, इशारों में बातचीत हुई या कहीं मुलाकात हुई? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? क्या ऐसी बातचीत हो रही है कि भाई चलो अभी मत आओ, पोस्ट पोल आ जाओ, जब मोदी जी हार जाए तब आ जाओ? क्या इस तरह की कोई इशारे हुए हैं आपके नवीन पटनायक से? संबंध तो उनसे भी अच्छे हैं। अच्छे मित्र है हमारे, मतलब हमारी, मतलब उनके साथ कई वार्तालाप होती रही है, लेकिन उनके अपने कंपल्शन से अपने असेंबली चुनाव तक वो करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा, आज नवीन पटनायक जी एकमात्र मुख्यमंत्री है जो ज्योति बसु का रिकॉर्ड को तोड़ रहे जी। हमारी अपील उनसे भी यही है कि अब देश को ध्यान में रखिए, इंडिया दैट इज भारत। चलिए फिर आंध्र प्रदेश के बारे में भी येचुरी साहब बता ही दीजिए, आप खुल ही गए हैं आप तो। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर साहब तो अचानक जगन मोहन रेड्डी मोदी जी के साथ आ गए, लेकिन नायडू बाबू बचे हुए हैं। तो क्या नायडू बाबू या जगन मोहन रेड्डी दोनों में से कोई एक आ सकता है इंडिया में 2024 के 2 महीने पहले, जनवरी दिसंबर के आसपास? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप लोग इस दिशा में सोच रहे हैं? नहीं, सोचने की हमारी तो आह्वान सबके लिए है। हमने कहा जो भी आज इंडिया के हक में खड़े हैं, इंडिया को आज बचाना चाहते हैं, उसकी संवैधानिक व्यवस्था, उसकी जनतंत्र, उसकी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, गणराज्य का चरित्र, जो भी इसको बचाने के लिए तैयार है उनको स्वागत करेंगे। प्रोफेसर साहब, 4 बातें कही येचुरी साहब ने, 4 इंपॉर्टेंट बातें कही, ब्रेकिंग न्यूज है चारों। एक, इन्होंने कहा कि साहब कि जो केसीआर साहब हैं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनके लिए लाल कालीन बिछाएंगे ये कॉमरेड, क्या ये इंडिया में? फिर बहन जी के बारे में येचुरी साहब ने कहा कि साहब बड़े अच्छे संबंध है दीदी से, बहन जी से आग्रह हो सकता है किया भी हो, तो बहन जी भी हो सकता है दिसंबर तक आ जाए। और वो ये कह रहे हैं कि नवीन पटनायक जो हैं वो भी शायद अपना इरादा बदले आखिर में, अगर माहौल देखे। आपको लगता है कि अगर तेलंगाना से केसीआर और फिर मायावती और ये सब लोग आ गए, तब आपको सिनेरियो क्या दिखता है? सबसे पहले क्या ये आ सकते हैं जैसा कि येचुरी साहब कह रहे हैं, और आएंगे ये सब तो फिर क्या होगा? नहीं, हर कोई आ सकता है। बीआरएस के मामले में मुझे पक्का यकीन है कि वो आएंगे,
और जब सीताराम जी उनसे अनुरोध करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अनुरोध का सम्मान करेंगे, वो आएंगे। मेरे ख्याल से पहले से ही वो मन बना रहे हैं। जहां तक मायावती जी का सवाल है, वो तीनों राज्यों के चुनाव के परिणाम देखेंगी पहले कि वहां क्या स्थिति बनती है, उसके बाद शायद वो फैसला लें। अगर वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, जो मेरा मानना है कि शायद करेगी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन, तो मायावती भी सोच सकती हैं। और मायावती भी अगर इस गठजोड़ में आ जाती हैं तो अखिलेश, मायावती और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में अगर गठजोड़ कर लें और पृष्ठभूमि में इंडिया का पूरा इंडिया की पूरी माहौल बंदी रहे, तो उत्तर प्रदेश में भी काफी गुल खिल सकता है। और दूसरी, चाहे वो नवीन पटनायक हों या चंद्रबाबू नायडू हों, देखिए अगर इंडिया भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के तौर पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोक देती है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 3% का स्विंग अगर इनके खिलाफ हो जाए तो 60 सीटें कम हो जाएंगी, और 5% का स्विंग अगर हो जाए इनके खिलाफ तो विपक्ष और भाजपा बराबर बराबर आ जाएंगे, इंडिया और एनडीए बराबर बराबर आ जाएंगे। ये स्थिति है, क्योंकि जो मोदी की मेजोरिटी है, चाहे वो 2014 की हो और चाहे 2019 की हो, ये कोई बहुत बड़ी मेजोरिटी नहीं है। कांग्रेस को जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी तो कांग्रेस को 40%, 45% के आसपास वोट मिलता था कांग्रेस को। वो वोट तो भाजपा को आज तक नहीं मिला है। भाजपा को एक चुनाव में 31% वोट मिला है, दूसरे चुनाव में 37% वोट मिला है। तो भाजपा का जो बहुमत का प्रतिशत है वो कोई खास नहीं है। भाजपा का बहुमत का प्रतिशत थोड़े से स्विंग से ही ये लोग, ये मोदी जी की परेशानी का ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप नहीं है जो विपक्ष को भरना है, विपक्ष थोड़ी सी कोशिश से ही उस गैप को भर सकता है। और देखिए आरएसएस को भी लगने लगा है कि भाजपा को अकेले 272 सीटें इस बार शायद चुनाव में नहीं मिलेंगी। ये मोदी जी को भी लगने लगा है। जो एन मौके पे उन्होंने ये रेड टैग खड़ा करके एनडीए खड़ा किया है, मोदी जी वहां पे भाषण दे आए और किसी कोई बोला भी नहीं, वैसे पब्लिक मीटिंग हो रही हो, तो वो इसीलिए किया है उन्होंने, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि हम मुश्किल में फंस सकते हैं। हाँ, और जैसे ही भाजपा को पूर्ण बहुमत अकेली पार्टी के तौर पर नहीं मिला, वैसे ही भाजपा विरोधी गठजोड़ के और ज्यादा बड़े होने की संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं भाजपा से बहुत ही दुखी और नाराज हैं। येचुरी साहब, एक बात इन्होंने कही प्रोफेसर साहब ने, और क्योंकि दशकों से आंकड़े देख रहे हैं, केमिस्ट्री देख रहे हैं, राजनीति का रसायन से लेके उसकी गणित देख रहे हैं, तो इनकी बातों पर थोड़ा सा हमें तवज्जो देना पड़ता है। इन्होंने एक चीज कही, और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में, कि इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता है, थोड़ा सा भी एक स्विंग हुआ अगर, तो खेल पलट सकता है, बाजी पलट सकती है। आपको लगता है कि ये जो स्विंग है, अगर 4-5% का वोट में स्विंग हुआ आप लोगों के तरफ, इंडिया के तरफ, तो क्या वाकई बाजी मोदी के हाथ से निकल सकती है? व्हाट इज योर फीडबैक? डेफिनेटली अगर जो अभय जी जो कह रहे हैं 5% का स्विंग हुआ तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी तरीके से नाजुकी के साथ बराबरी की परिस्थिति आ जाएगी दोनों के बीच, और वो 5 से 6% हो गया तो फिर खत्म, मतलब नतीजे बिल्कुल साफ है। और उतना स्विंग तो नजर आ रहा है अभी। अब उसको कैसे रोकेंगे, कैसे उसको पलटेंगे, मतलब वो है पूरी की पूरी कोशिश मोदी साहब की और भाजपा की। और वहीं पर आप देखेंगे ये जो असेंबली चुनाव है जो अब होने वाले हैं, अब ये राउंड में छत्तीसगढ़ हो आपकी, या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहां पर आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से वो घबराए हुए हैं और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे परिस्थिति को पलटे। अब अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, मेरे हिसाब से वो मिलेगी भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए नीचे की दबाव की बात जो मैं कह रहा था आपसे, जहां पर भी वो समझ रहे थे कि कांग्रेस के अंदर फूट हो रहा है, दो नेता है, इसका फायदा भाजपा को होगा, वो सब फूट जो है मेन विपक्ष जो रहा है इन तीनों स्टेटों में, उनके बीच में, उन नेताओं के बीच में वो पैचअप तो हो ही गई जी, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या आपके राजस्थान हो। अब ये भी उनके लिए परेशानी है। अब ये क्या करेंगे, तो ये परेशानियां मेरे हिसाब से उनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में हर चीज जो है वो अपने आप नॉर्मली पेस के साथ नहीं चलती, वो एक एक्सेलरेटर इफेक्ट होता है जी। और वो एक्सेलरेटर इफेक्ट आज जो है भाजपा के विरोध में
हमारे जी। हिसाब से काम कर रही है। जी। समय समाप्त हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से और फिर एक लास्ट टिप्पणी मैं येचुरी साहब से लूंगा। दुबे जी, जो इन्होंने कहा कि स्विंग अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो चीजें पलट सकती हैं, और येचुरी साहब जैसा एक्सपीरियंस, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन जो मुझे लगता है 40 साल से पूरी राजनीति को देख रहा है और टॉप पर है ये, इनका कहना है थोड़ा सा स्विंग हुआ तो खेल बदलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस स्विंग के बीच में, इस स्विंग के बीच में अगर ईडी आ गई, संजय मिश्रा आ गए, मोदी जी के अलादीन आ गए, और लेट मी बी लिटिल हार्श, अगर उन्होंने तेजस्वी को जेल भेज दिया, अगर उन्होंने केजरीवाल को जेल भेज दिया, या शरद पवार को पकड़ लिया, या उनकी बेटी पर कोई मुकदमा कर दिया, क्या आपको लगता है कि फिर ये इंडिया टूट सकती है, या अब कुछ नहीं होने वाला? देखिए, अगर वो इस तरह के कदम उठाएंगे जैसा कि अभी आपने कहा, तो मेरे ख्याल से विपक्षी नेताओं का संकल्प और मजबूत होगा। जी। लास्ट क्वेश्चन, और येचुरी साहब माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा कड़वा बोल जाऊं, लेकिन मोदी जी ने अभी कहा कि इंडिया मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन। आपको अगर मैं बंद अल्फाज में कहूं या दूसरी तरीके से कहूं, आपको आतंकवादी कहा, तो क्या हम एक आतंकवादी के साथ बातचीत कर रहे हैं हम और प्रोफेसर साहब? इसको कैसे रिएक्ट करते हैं? आपको इंडियन मुजाहिदीन बोल दिया, क्या आप मुजाहिदीन, आप टेररिस्ट हो, आतंकी हो आप? हम कहेंगे हम जो है इंडियन नेशनल आर्मी है, INA है। हम इंडिया दैट इज भारत। अब इसके खिलाफ क्या बोलेंगे मोदी साहब? बोले जो भी वो बोलेंगे हमारे खिलाफ वो होगा इंडिया के खिलाफ, इसलिए इतना बौखला गए वो इस नाम से। आप झुंझलाए तो होंगे जब आपने सुना होगा कि इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं आपको। नहीं, झुंझलाहट, वो तो देखिए, वर यू हर्ट? नहीं, आई फाउंड इट रिडिकुलस कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भाई, ये तो आपके कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल की ये रिपार्टी की लेवल होती है कि आप जो स्कूल है लेवल, आप ये हो। अरे प्रधानमंत्री हो, देश के सीनियर लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, देश के लिए दिशा देने की बात कह रहे हो, और वहां पर इस तरीके की चीजों के ऊपर लेके आप टिप्पणियां दिए जा रहे हो। और जी। आपकी मीडिया भी भाई, माफ कर रहा हूं, मतलब मोदी मीडिया भी जिस जी। तरीके से उसको उछालकर जी। वो जो प्रचार करती है, मतलब जी। लेवल जो गिरा हुआ है देश की राजनीति की। जी। अरे मुद्दों चलिए, की बात करिए साहब। जी, येचुरी साहब, आपको इंडियन मुजाहिदीन से उन्होंने तुलना करी, आतंकवादी से तुलना करी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप पर कोई असर नहीं उसका। और जिस तरह से आज आपने एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत सी बातें आपने बताई और दिल खोल के आपने बात करी हमारे ऑडियंस के साथ, और फिर प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से चीजों को समझाया, कहीं कहानी बता के, कहीं आंकड़े रख के, कहीं केमिस्ट्री बता के, मैं आप दोनों का वाकई बहुत आभारी हूं, क्योंकि जो आपने आज खिड़की खोली है इंडिया को लेकर कि क्या होने वाला है, और आप दोनों का एक इशारा था कि ये जो 5% का भी अगर स्विंग होता है तो फिर खेल पलट सकता है। आप दोनों आए, दोनों ने समय निकाला, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं जी। आखिर में, आपने जो पूछा कि इंडियन मुजाहिदीन कहा, ये क्या होगा, कह रहे तो हम INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, और उसका क्या सहीगल ढिल्लो सरफराज, जी। जी। ये है जी। जी। इंडिया। मतलब उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन, तो आपने कहा हम इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अभय साहब आपका भी, और येचुरी साहब आपका भी।